वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो आप इस चैप्टर में दो लोगों के बारे में पढ़ोगे, हेनरी फ्योल और F.W. टेलर। हेनरी फ्योल फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ थे। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स दिए थे और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट। कंफ्यूज मत होना, याद रखना अच्छे से। फेल थे मैनेजमेंट स्टडीज़ के और टेलर था साइंटिफिक का। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ये आप स्किप कर सकते हो स्टार्टिंग का, ये फालतू चीज़ें लिखी है। अब देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल। ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया में ये एप्लीकेबल होते हैं। जनरल गाइडलाइंस होती है, ये बस गाइडलाइंस होती है, इनको कंपलसरी नहीं होता फॉलो, ये फ्लेक्सिबल भी होती है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और ये कई सारी प्रैक्टिस से या एक्सपेरिमेंटेशन से बनी है। जो लोगों ने बनाई है वो काफ़ी रिसर्च करके बनाई है। और ये फ्लेक्सिबल का मैंने बता दिया, टाइम के अकॉर्डिंग या जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। और ये बिहेवियर होती है, इसमें ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को बताते हैं। और ये कंटीजेंट होती है, यानी इसमें रिस्क होता है, डिपेंड करती है सिचुएशन पर। बस इसको एक रीड दे देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें थियोरीज और प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की। इसमें क्या होता है, इसमें आपके मैनेजर्स को रियलिटी बताई जाती है कि उनकी नॉलेज क्या है, एबिलिटीज़ क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है इसमें रिसोर्सेज का। और ये साइंटिफिक डिसीजन है, ये नहीं है रूल ऑफ थंब है या प्रिजुडाइज होता है, यानी कि जो चीज़ें जैसे चलती आ रही है वैसे ही फॉलो करना। इसमें एकदम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को लेते हैं। और इसमें एनवायरनमेंट, जैसा आपको पता होगा, एनवायरनमेंट कभी भी सेम नहीं होता, हमेशा चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और इससे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होती है, जो हम सोसाइटी के लिए कुछ भी काम करेंगे वो भी पूरी होती है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च, इसमें मैनेजमेंट को ट्रेन करना, एजुकेट करना, रिसर्च करना, वो सब चीज़ें आती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसमें हाँ, ये देखो ये लिखा, टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते थे क्योंकि इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे। ये अपोज करता था रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब होता है कोई भी काम जैसा होता आ रहा है उसको कंटिन्यू करना। ये कहता था हमेशा स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें काम करना चाहिए। इसने 4 प्रिंसिपल दिए थे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये हम मानता था कि जो लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, हमेशा हमको स्टडी करनी चाहिए, जो भी बेस्ट मेथड हो उसको यूज़ करना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होता है कि वर्कर्स को एक प्रॉपर पता होना चाहिए किससे उसको वर्क करना है। फिर थर्ड देखते हैं प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? थर्ड प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमेशा जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको एक साथ काम करना चाहिए। एक्सटेंशन ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इसमें क्या होता है, हमेशा एक लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा प्यार से रहना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। कोई भी एम्प्लॉयज़ है, फॉरमैन है, डिविजन्स होता है वर्क का, उसमें अच्छे से साथ मिलके काम करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। कोई भी पर्सन होगा जो अपना स्पेशलिस्ट होगा, अगर सिर्फ वही काम करेगा तो वो अपना बेस्ट मेथड दे सकता है, उसको एकदम अच्छे से यूटिलाइज होगा वो। अब देखते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखते हैं हम टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये टेक्निक्स टेलर ने दी थी, F.W. टेलर। सबसे पहले टेक्निक आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा एक स्पेशलिस्ट असाइन होता है जिसकी उसको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। हर देखो जैसे प्लानिंग इंचार्ज है तो उसके अंडर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड क्लॉज क्लर्क, डिसिप्लिन, तो ये सारे लोग होते हैं, ये स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही उनको चलना होता है, अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। हमेशा जो वर्क होता है वो सिंपल होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, बेंचमार्क होना चाहिए कि इतना इतना काम हमें करना है। तो इसे एक आइडिया लग जाता है कि हमको कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होती है। स्टैंडर्ड होता है परफॉर्मेंस का, मैन का, मशीन्स का। थर्ड आता है टेक्निक में मेथड स्टडी। मेथड स्टडी होता है जो भी बेस्ट वे होता है डूइंग जॉब,
कोई भी काम करने के कई सारे वेज हो सकते हैं, हमेशा वो फॉलो करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब देखते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है कि मूवमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की, उसको कम से कम करना, अननेसेसरी मूवमेंट को रिड्यूस करना ताकि कोई भी काम जल्दी से हो सके। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी होता है कि हमेशा कितना टाइम लगना चाहिए एक जॉब को करने में। इसका एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाने में 20 मिनट लगते हैं, तो हमें 3 बॉक्स बनाने में 1 घंटा लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको 4 घंटे में एक बॉक्स बन रहा है, उसका जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही लगना चाहिए। फटीग स्टडी, फटीग स्टडी होता है कि एक पर्सन काम कर रहा है तो वो थकान तो होगी उसको, तो उसको एक इंटरवल्स पर रेस्ट देना चाहिए। डिफरेंशियल पीस विच सिस्टम, इसमें क्या होता है, इफिशिएंट और इनएफिशिएंट का वर्कर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बनाया है। इसमें एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 10 मिनट में बनेंगे, 10 यूनिट बननी चाहिए 1 घंटे में, तो अब 10 यूनिट्स बनेगी, तो और किसी वर्कर ने जैसे सपोज करो 9 यूनिट्स बनाई तो उसको कम पैसे मिलेंगे, लेकिन किसी ने 10 या 10 से ज़्यादा बनाई तो उसको 50 रुपीज़ मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो एक एक करके हम देखते हैं, और आपको इसको सीक्वेंस में याद करने की नीड नहीं है, बस आपको समझ लो कि किस प्रिंसिपल में क्या कहा है। तो हेनरी को फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी कहते थे। हेनरी ने ही सबसे पहले 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, लेकिन उसके थोड़े डिफरेंट फंक्शंस थे। वो कहता था प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल है उसका डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम को टास्क में डिवाइड कर देना, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो और जो स्पेशलिस्ट है वही काम करेगा। अब सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी होती है जिम्मेदारी, कि उसके पास कितनी पावर्स है कोई भी काम करने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी कि हमेशा वो बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी देती, किसी को कम, हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए। अब देखते हैं थर्ड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल डिसिप्लिन, हमेशा जो भी रूल्स या रेगुलेशंस बनते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे आप स्कूल भी जाते हो तो स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं तो आप वो फॉलो करते हो ना, वैसे डिसिप्लिन होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, हमेशा एक ही कोई भी एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं है उसको अलग अलग जगह से ऑर्डर आ रहे हैं, हमेशा एक बॉस होना चाहिए, इससे कॉन्फ्लिक्ट भी कम होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय का अलग गोल होगा, ऑर्गेनाइजेशन का अलग होगा, लेकिन सबका एक सेम गोल होना चाहिए, तभी वो काम अच्छे से कर सकेंगे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है वर्कर्स की कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गए, जैसे कोई चाहता है उसको रिकॉग्निशन मिले, कोई चाहता है प्रॉफिट मिले, कोई चाहता है अच्छी सैलरी मिले, तो ये सब को ना देख के हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, जिसका नाम है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब इस प्रिंसिपल में बेसिकली ये कहा गया है जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए रीजनेबल है वो सेम होना चाहिए, ऐसा भेदभाव नहीं करना है, हमें जस्ट एन इक्विटेबल रेम्युनरेशन देना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो सेंटर के पास है, यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास है। डिसेंट्रलाइज कर देना मतलब कि हमने पावर डेलीगेट कर दी कि हाँ तुम भी डिसाइड करो। तो फ्योल चाहता था कि एक प्रॉपर सिस्टम बना के रखे, ऐसे बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। नेक्स्ट आता है स्केलर चेन। फ्योल का मानना ये था कि चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन हमेशा टॉप टू बॉटम फॉलो होनी चाहिए, यानी मैनेजर ही अपने सबऑर्डिनेट से बात करे, एक प्रॉपर रूट होना चाहिए इसका। यहाँ पे इसका चार्ट दे रखा है, और ऐसे हमेशा A to B, B to C, C to D, E to F ऐसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी चाहिए, कोई भी बीच में ना करे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है इमरजेंसी सिचुएशंस होती है तो एक शॉर्टर रूट ले सकते हैं, जैसे E को O से बात करनी है तो ये कहलाते हैं इसको गैंग प्लैंक, ये वर्ड याद कर लेना गैंग प्लैंक, बस ये थियोरी में ये लिखा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब पता होगा कि हमारे जो भी पीपल होते हैं, जो भी मटेरियल है वो हमेशा एक सेम प्लेस पर होना चाहिए। जैसे ऑफिस में कैबिन बने होते हैं ना, तो
तो पता होता है कि हाँ ये बंदा यहाँ पे होगा। जैसे प्रिंटिंग मशीन का एक प्रॉपर सेक्शन होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग की मशीन है, यहाँ पे कॉफ़ी की मशीन है, तो लोगों को घूमना ना पड़े, जहाँ पे वो आइटम्स है और जो पीपल जहाँ पे काम करते हैं वो वहाँ पे ही रहे, उनकी फिक्स प्लेस पर रहे। अब नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको फेयर तरीके से ट्रीट करना। ये नहीं है कि किसी से ज़्यादा काम करा रहे हैं, किसी से कम काम करा रहे हैं, हर पर्सन से सेम इक्वली ट्रीट करना उसको। अब नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब ये होता है कि जो भी नया एम्प्लॉय आया तो उसको थोड़ा टाइम तो दो। ये थोड़ी ना कि उस पर सीधा बोलने लग जाए कि हाँ तू जा निकल, तो ये है तो वो है। थोड़ा टाइम दो उसको, एडजस्ट होने दो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फैमिलियर होने दो, तब वो अच्छा काम करेगा। एंड हमेशा कोई भी एम्प्लॉय टर्नओवर होता है वो मिनिमाइज करो। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है, लोगों का जाना, चेंज होना, तो ये हमेशा कम से कम करना चाहिए। अब 13 प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। 13 प्रिंसिपल में आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि वर्कर्स को इनिशिएट करने दो कि हाँ तुम भी डिसीजन लो, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बाहर नहीं जाना, जो भी अपने फैसले ले सकता है वही फैसले देगा, लेकिन हाँ डिसीजन मेकिंग में हेल्प लो, उससे सजेशन मांगो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। स्पिरिट कॉप्स, इसका मतलब टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट होनी चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं मैनेजमेंट हमेशा प्रमोट करना चाहिए टीम वर्क। अगर सब टीम वर्क होगा तो सब अच्छे से मिलजुल के काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो बस ऐसे क्या था, आपका चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। बस आप एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। सारे कीवर्ड्स मैंने मार्क करके दे दिए आपको। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कोई भी डाउट लगे तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।